नमस्ते दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और एग्जैक्टली हम करेंगे क्या, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्मियोन्स करेंगे। इनके फर्मियोन्स यानी पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं, बोसोन पार्टिकल और फर्मियोन्स पार्टिकल। बोसोन पार्टिकल वो होते हैं जिनका स्पिन जो होता है वो इंटीजर मल्टीपल होता है, 1 के या 2 के, जो भी इंटीजर मल्टीपल होगा। और फर्मियोन्स क्या होते हैं, जिनका स्पिन जो होता है वो हमेशा 1/2, 3/2, 5/2 इनकी हमेशा इस प्रकार का होता है, वो हमेशा फर्मियोन्स कहलाते हैं। अब देखो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या करना है। मान लिया मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में मुझे पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो शर्त रखी गई वो क्या रखी गई है कि पार्टिकल्स आर इनडिस्ट्रीब्यूटेबल, यानी कि यहाँ सारे जितने भी फर्मियोन्स हैं वो सारे क्या है, डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, यानी कि वो पहचाने नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। और देखो दूसरी कंडीशन क्या लगाई है कि पार्टिकल ओबे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, यानी कि देखो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का ये अनुपालना करते हैं। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के बारे में हमने अलग से एक लेक्चर बनाया है, आप वहां पे इस वीडियो को देखना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पर पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेकिन पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का हमारे यहाँ पे क्या यूज है, वो क्या है, देखो कि अकॉर्डिंग टू दिस देयर कैन बी आइदर नो पार्टिकल या ओनली वन पार्टिकल इन गिवन सेल। यानी कि ये जो कह रहा है वो कह रहा है कि अगर मैंने कोई भी सिस्टम लिया, उस सिस्टम में मैंने कोई भी कंपार्टमेंट लिया, मैंने ये कंपार्टमेंट लिया और इस कंपार्टमेंट को मैंने क्या किया, कोई भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया? तो यानी कि ये जो डिवाइडेशन क्या कहलाएंगे, आपकी सेल कहलाएंगे आपकी। ठीक है, यानी कि अगर इसमें n1 पार्टिकल्स तो ये सेल क्या कहलाएगी, G1 सेल। ठीक है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टोटल सेल्स कितनी कहलाएंगी आपकी, G1 सेल कहलाएंगी आपकी। तो ये कह रहा है कि इन सेल्स के अंदर पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, वो बोस वाली स्टैटिक से नहीं होगा। यहाँ पे क्या कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर बोस वाली स्टैटिक में क्या था, देखो बोस में क्या था कि प्रत्येक सेल के अंदर एक पार्टिकल होगा। ठीक है, इसमें भी एक पार्टिकल, इसमें एक पार्टिकल, इसमें 3 पार्टिकल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नियम थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट नियम क्या है यहाँ पे कि पार्टिकल आइदर नो पार्टिकल, यानी कोई जरूरी नहीं है सेल पार्टिकल हो, कोई जरूरी नहीं है। इस सेल पार्टिकल हो भी सकता है और सेल पार्टिकल नहीं भी हो, लिखा है ना, नो पार्टिकल या ओनली वन पार्टिकल। और दूसरी कंडीशन क्या है, या तो इसमें पार्टिकल होगा ही नहीं, और पार्टिकल अगर है इस सेल में अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एक ही पार्टिकल है। यानी कि कंडीशन क्या है, या तो पार्टिकल होगा नहीं और पार्टिकल होगा तो एक ही पार्टिकल होगा। यानी कि ये एग्जैक्टली हम इसे कहां पढ़ रहे हैं, फेज स्पेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया मैंने इस पूरे सिस्टम को जो चुना, तो पूरे सिस्टम के लिए कुछ पोस्टुलेट्स यहाँ पर या कुछ यूनिवर्सल लॉ लागू होते हैं। वो क्या होते हैं कि मैंने जो कंपार्टमेंट बांटे यहाँ पर, तो मैंने इस कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल, इस कंपार्टमेंट में आपके जो है वो n1 पार्टिकल है, और आपकी G1 यहाँ पर क्या है, सेल्स हैं। इस कंपार्टमेंट में n2 पार्टिकल है, इस कंपार्टमेंट में n3 पार्टिकल, इसमें n4 पार्टिकल। लेकिन सारे कंपार्टमेंट के पार्टिकल का जो जोड़ होगा वो हमारे पूरे सिस्टम के पार्टिकल के जोड़ के क्या होगा, एग्जैक्टली बराबर होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा कि n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम जो कैपिटल N है वो किसके बराबर होगा, पहले कंपार्टमेंट के पार्टिकल के प्लस दूसरे कंपार्टमेंट के, और इसी प्रकार कोई भी जितने भी कंपार्टमेंट्स के बन रहे हैं, मान लीजिए इसमें ni कंपार्टमेंट बन रहे हैं, इसको मैथमेटिकली अपना समेशन में लिख सकते हैं, जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब नॉट चेंज। अगर ये सारे पार्टिकल, टोटल पार्टिकल जोड़ अगर n कांस्टेंट है तो उसमें चेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। जो इस पूरी इक्वेशन में जो हमने डिफरेंशियल लिया हमने चेंज इन पार्टिकल्स का, वो एग्जैक्टली क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये इक्वेशन आगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे अगले जो हम सॉल्यूशन करेंगे वहां हम इसका यूज करेंगे। सेकंड देखो, एनर्जी भी क्या होती है, हमेशा कंजर्वेशन होती है। पूरे सिस्टम की एनर्जी भी क्या होगी, आपकी कंजर्व होगी। मान लिया पहले कंपार्टमेंट के अंदर n1 पार्टिकल है, तो उसकी कंपार्टमेंट की एनर्जी कितनी होगी, मान लिया E1 होगी। देखो n1 पार्टिकल्स, उसकी एनर्जी कितनी, E1, ठीक है, प्लस दूसरे कंपार्टमेंट का n2 पार्टिकल, उसकी एनर्जी E2। सिमिलरली कोई भी i कंपोनेंट है अगर, तो उसमें ni पार्टिकल होगी और आपकी एनर्जी ei होगी। उसको अपन इस प्रकार समेशन में लिख सकते हैं, वो भी क्या होगी, एग्जैक्टली कांस्टेंट होगी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है आपकी हमेशा कंजर्व होती है आपकी हमेशा। तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा आपका, एग्जैक्टली 0 होगा। तो यानी ये इक्वेशन किसके बराबर होगी, आपकी 0 के बराबर होगी। ये इक्वेशन से आगे हमारे को होगी
हमारे जो सॉल्यूशन जो हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, वहां हमको ये इसकी आवश्यकता होगी। अब देखो लास्ट बात बच गई है इन पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, और वो भी किस तथ्य के आधार पर, इस वाले शर्त के आधार पर कि पार्टिकल हो भी सकता है और पार्टिकल नहीं भी हो सकता है। तो अब क्या हो गया, अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। अब ये कि पार्टिकल अवेलेबल होगा किसी सेल के लिए, तो जरूरी नहीं कि उस सेल के अंदर वो हो, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो टास्क है वो क्या है कि n1 पार्टिकल का किसी भी g1 स्टेट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मान लिया मैं एग्जांपल लेता हूं कि n1 मान लिया कि कोई भी 100 पार्टिकल है, ठीक है। तो पहले वाली सेल जो है मेरी यहाँ पर वो क्या होगी, वो अवेलेबल होगी किसके लिए, यानी पहले पार्टिकल के लिए ऑप्शन कितने होंगे, g1 ऑप्शन होंगे, यानी कि जितनी सेल्स है यहाँ पर, तो यहाँ इसके केस में 3 है आपके, लेकिन एग्जैक्टली मान लिया 3 केस मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले पार्टिकल के लिए सारी सेल्स अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि सारी सेल अवेलेबल है, यानी कि मान लिया 3 सेल है तो तीनों सेल यहाँ की 1 सेल अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि हो गया। दूसरे पार्टिकल में क्या होगा, एक सेल कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पार्टिकल जो आएगा उसके लिए क्या होगी, एक सेल क्या होगा, क्योंकि पहले पार्टिकल ने एक सेल किया है, ऑक्यूपाई कर लिया है, तो दूसरे पार्टिकल के लिए कितनी सेल बचेगी, g1 - 1 सेल बचेगी, एग्जैक्ट हुआ। तीसरे पार्टिकल के लिए क्या होगा, एग्जैक्टली फिर ये 2 सेल कवर हो गए, फिर क्या होगा, तीसरी सेल ही बचेगी, यानी कि फिर 2 सेल कम हो जाएगी तीसरे पार्टिकल के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगी, इसी प्रकार g1 - 3 हो जाएगी, क्लियर हुआ। और सिमिलरली अगर जिस प्रकार अगर यहाँ पर कोई भी g1 कितनी भी सेल्स हो सकती, मैंने यहाँ पे 3 अज्यूम की है, तो जो आखिरी जो होगा वो होगा आपका g1 - n1 - 1, यानी कि इतने जो है वो लास्ट सेल के अंदर, लास्ट जो पार्टिकल आएगा उसके लिए इतनी सेल्स अवेलेबल वहां पर होगी। अब देखो इतनी सेल्स अवेलेबल हैं जो कि परमुटेशन की तरह काम कर रहे हैं। देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, किस तरह कर सकते, देखो ये पूरा डॉट में चल रहा है, गुणा के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने इसका जो अगला होगा, यानी कि n1 - 1, इसका अगला क्या होगा आपका g1 - n होगा, n1, ठीक है। और इसका मैंने क्या किया, फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। और पूरे सिस्टम को मैंने क्या किया, इसी के फैक्टोरियल से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। n1 के फैक्टोरियल से मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, एग्जैक्ट डिवाइड कर दिया मैंने। तो देखो अगर ये क्या आपका g1, अगला क्या है g1 - 1, अगला क्या है g1 - 3। देखो एक बार आप, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, है ना, क्लियर। अब देखो आप एज्यूम करो कि अगर g1 यानी कि नंबर ऑफ जो सेल्स, इसके नंबर सेल अगर मान लिया अगर 100 है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 100, यहाँ पे क्या होगा 99, यानी कि 100 - 99 होगा, यहाँ क्या होगा आपका 98, यानी कि लगातार क्या हो रहा है, एक एक अंक आपका लास्ट में क्या होता है, कम होता जा रहा है। और लास्ट जो अंक है आपका वो क्या होगा आपका 100 - 1 होगा, यानी कि 99 वाला होगा ना आपका एग्जैक्टली। और अगला क्या होगा आपका लास्ट 100 वाला होगा। तो यानी कि अगर मैं केस लेता हूं, देखो आपका 100, ठीक है, ये 3 बार कैसे होता है, पहले क्या होगा, पहले 100 चॉइस होगी, दूसरी बार कितनी चॉइस आएगी आपकी 99 चॉइस होगी, इसके लिए कितनी चॉइस होगी आपकी 97 चॉइस होगी, एग्जैक्टली हुई आपके ये चॉइस हो गई। अब इसको मैंने क्या किया, सोल्यूशन में क्या किया, ऊपर नीचे मैंने 96 का फैक्टोरियल अपॉन आपका 96 का मैंने क्या किया, फैक्टोरियल मैंने गुणा कर दिया, ठीक है, इस प्रकार एग्जैक्टली इस प्रकार मैंने गुणा किया मैंने। तो मेरा ये फॉर्मूला किसके बराबर होगा आपका, एग्जैक्टली वो होगा आपका 100 फैक्टोरियल के बराबर, ठीक है, और 96 फैक्टोरियल एग्जैक्टली होगा कि नहीं होगा, 100.99.98 होगा सर, ठीक है, 98 यहाँ पे 97 और डॉट आपका 96 और लास्ट टाइम आपका पूरा 100 का फैक्टोरियल बनेगा और अपन आपका 96 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये फॉर्मूला जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका g1 का फैक्टोरियल अपॉन आपका g1 माइनस n1 का फैक्टोरियल। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला एग्जैक्टली तो कन्वर्ट होगा किसके लिए, इसको कन्वर्ट होगा। अब देखो यहाँ पर एक बात और बच गई, बात क्या बच गई है कि मान लीजिए मेरे पास 3 सेल हैं, तो मान लीजिए पहला पार्टिकल जो मेरे यहाँ पर आया वो A पार्टिकल है, क्लियर हुआ। यहाँ कौन सा आया B पार्टिकल, यहाँ कौन सा आया C पार्टिकल। तो देखो इनके डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं। मान लीजिए B पार्टिकल यहाँ आ गया तो मेरी नई सेल क्या बनेगी आपकी, ठीक है, वो बनेगी मेरी B बनेगी यहाँ, फिर यहाँ C बनेगी, यहाँ बनेगी A। हो सकता है अगली बार यहाँ पर C पार्टिकल आ गया हो, यहाँ पर A पार्टिकल, यहाँ पर आपका B पार्टिकल। तो जो ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे मेरे, ठीक है, और टोटल मेरे कितने बनेंगे, मेरे 6 अरेंजमेंट बनेंगे,
क्लियर होगा, जो किसके बराबर होगा आपका 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, 3 into 2 into 1। यहाँ 4 होंगे तो क्या बनेगा आपके 4 का फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है, 5 होंगे तो 5 का, और लास्ट अगर n हुए, अगर n1 पार्टिकल कितना बनेगा n1 का फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। और ये n1 का फैक्टोरियल किसको इंडिकेट करता है, अरेंजमेंट्स को इंडिकेट, किसको करता है, अरेंजमेंट इंडिकेट करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या शर्त लगाई गई है, हमारी शर्त लगाई गई है कि सारे इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी कि ये पार्टिकल आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते, सारे एक जैसे ही पार्टिकल हैं, यानी कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, तीनों पार्टिकल एक जैसे ही हैं, तो हमारे जो ये अरेंजमेंट है ना, ये कोई मैटर नहीं करेंगे, क्लियर हुआ। यानी कि जो हमारे अरेंजमेंट बन रहे थे, हमारे n1 पार्टिकल के कितने अरेंजमेंट्स बन रहे थे, हमारे n1 अरेंजमेंट्स बन रहे थे, n1 फैक्टोरियल, जो कि आइडेंटिटी की वजह से क्या होगा, एक भी अरेंजमेंट नहीं बनेगा। तो ये हमारा n1 का जो फैक्टोरियल जो होगा वो क्या इंडिकेट करेगा कि इसके जो अरेंजमेंट्स पॉसिबिलिटी बन रही थी, अब n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो क्या होगा, इस पूरे सिस्टम में ये फैक्टर आपका बटा में आ जाएगा, ठीक है, इतने पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और इस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, हम हमेशा अरेंजमेंट फैक्टर कहते हैं। और यहाँ पर सिमिलर इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, जितने पार्टिकल हैं उतने का क्या होगा, यहाँ पर वो नीचे वहां पर बटा में लग जाएगा। तो देखो ये वाला जो पहला फॉर्मूला जो हमें मिला वो किसके लिए मिला, इस कंपार्टमेंट के लिए मिला, एग्जैक्ट आपका। और हमने क्या किया, पार्टिकल का अरेंजमेंट जो किया हमने, और पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो हमारी स्टैटिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहलाता है। और उसको एग्जैक्टली हम किससे लिखते हैं, हम एग्जैक्टली W से लिखते हैं, आपको पता है, ठीक है। और यानी कि ये किसके लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी किसके लिए हुई, पहले कंपार्टमेंट के लिए हुई। सिमिलरली ऐसा किसके लिए होगा, दूसरे कंपार्टमेंट के पहले n2 कंपार्टमेंट के लिए, वहां पे सेल कितनी है आपकी, G2 सेल्स है आपकी। सिमिलर फॉर्मूला उसके लिए भी ड्राइव होगा, वो ड्राइव क्या होगा आपका, वो गुणा में ड्राइव होगा आपका G2 का आपका फैक्टोरियल अपॉन आपका G2 माइनस आपका n2 का फैक्टोरियल और अपॉन आपका n2 का फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर होगा। ये किसके लिए ड्राइव होगा, इसके लिए ड्राइव होगा। सिमिलरली नेक्स्ट n3 के लिए ड्राइव होगा। और टोटल पूरे क्या होगा, पूरे सिस्टम वाले कोई भी i है अगर पार्टिकल, इसमें ni पार्टिकल्स हैं, तो पूरे सिस्टम्स के लिए ये पूरा ड्राइव होगा। और जो मेरा लास्ट जो ड्राइव होगा वो क्या होगा आपका, कि वो गुणा और वो gi का फैक्टोरियल अपॉन आपका gi माइनस ni का फैक्टोरियल अपॉन आपका क्या होगा ni का फैक्टोरियल, इस प्रकार ड्राइव होगा। लास्ट कोई भी आपके ni उसके लिए, वो कंपार्टमेंट के लिए। तो एग्जैक्टली मेरा जो पूरा फॉर्मूला बनेगा, तो एग्जैक्टली क्या बनेगा कि सारे किस में हैं, गुणा के अंदर हैं। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाई। पाई का मतलब क्या होता है, सारे टर्म्स किस में हैं, गुणा में हैं। तो गुणा में सारे कोई भी i का चल रहा है, मतलब i का चल रहा है, और ये हो जाएंगे आपके gi का फैक्टोरियल अपॉन आपका gi आपका माइनस ni का फैक्टोरियल अपॉन आपका ni का फैक्टोरियल। ये एग्जैक्टली जनरल फॉर्मूला बनेगा, क्या मतलब इनके पॉसिबल इनके अरेंजमेंट का, जो किसके बराबर होगा, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। अब देखो आप i की वैल्यू रख के दे सकते हो, i की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा आपका g1 का फैक्टोरियल g1 माइनस n1 का फैक्टोरियल गुणा n1 का फैक्टोरियल, ठीक इस प्रकार उस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं पूरा। और अब हम क्या करेंगे कि हमें जो थर्मोडायनेमिक जो प्रोबेबिलिटी मिली है इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट निकालेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मतलब इन इक्विलिब्रियम में इस पूरे सिस्टम को करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। जब भी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो एक्चुअली क्या होगा, इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होगा इसका, W मैक्सिमम, मतलब इनका जो अरेंजमेंट्स है वो मैक्सिमम होगा। तो वो हमेशा किसके बराबर होगी, आपके 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मैं लॉग लेता हूं, ठीक है, यानी कि मैं लेता हूं आपका लॉग आपका W, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैंने क्या लिया, आपका लॉगरिथम लिया मैंने, और एग्जैक्टली यहाँ पे का प्रोडक्ट दिया हुआ आपका, तो ये एग्जैक्टली कंटीन्यूअस जब होगा तो क्या होगा, समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये मैं ले लेता हूँ समीशन आपका, और ये कोई भी i के लिए, और फर्स्ट देखो आपका gm मौजूद है ऊपर ऊपर, ये हो जाएगा आपका लॉग आपका log gi1 का फैक्टोरियल, gi का फैक्टोरियल, और फिर हो जाएगा माइनस आपका log gi
माइनस एन आई का फैक्टोरियल आपका, और यहाँ आ गया माइनस लॉग एन आई का फैक्टोरियल आपका, और ये एग्जैक्टली इस प्रकार में इसको लॉगरिथम फॉर्मूले को लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ पर जो जी आई किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ सेल्स को इंडिकेट करता है, एन आई किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। कि अगर एन आई और जी आई अगर बहुत ही लार्ज नंबर में हो तो यहाँ पर हम एक अप्रोक्सीमेशन काम ले सकते हैं। उस अप्रोक्सीमेशन को कहते हैं हम लोग स्टिरलिंग फॉर्मूला, जो एग्जैक्टली किस प्रकार लिखा जाता है, वो लिखा जाता है लॉग आपका x का फैक्टोरियल इज इक्वल टू आपका क्या होता है, x आपका लॉग आपका x और आपका माइनस x। इस प्रकार ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा जाता है। तो एग्जैक्टली करूंगा कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा और पूरे इसको मैं इस क्वेश्चन को रीराइट करूंगा। तो देखो आप इधर, यानी कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log w ऐसा का ऐसा रहेगा आपका, और यहाँ से देखो समीशन आपका मेंटेन रहेगा पूरा यहाँ पर आपका, और ये इसके अंदर चलेगा, ठीक है, आई का। और देखो फर्स्ट log जी आई का फैक्टोरियल है, वो इस फॉर्मूले से एक्सपेंड किया जा सकता है। तो वो क्या होगा, देखो आपका जी आपका आई आपका log जी आई माइनस आपका जी आई, ये एग्जैक्टली इससे यहाँ पे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्या आपका देखो ये वाला फॉर्मूला है, ये जो क्या लिखा जाएगा, माइनस आपका जी आई माइनस एन आई और आपका log जी आई माइनस आपका एन आई, और माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा आपका, प्लस आपका, और ये क्या हो जाएगा जी आई माइनस आपका एन आई, ठीक है, प्लस आपका जी आई माइनस एन आई हो जाएगा। और लास्ट क्या बच गया यहाँ पर, ये बच गया, यानी कि आपका माइनस आपका और आपका क्या होगा एन आई आपका का फैक्टोरियल log आपका एन आई का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस आपका एन आई का आई हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्या होगा, स्टेरियम फॉर्मूले से हम एग्जैक्टली पूरी इक्वेशन करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और ये क्या इंडिकेट करती है आपकी, एट इक्विलिब्रियम इट इज ए मैक्सिमम स्टेट। तो हम करेंगे इस फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और देखो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम हमेशा एन आई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि चेंज में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं किसी दूसरे कंपार्टमेंट से। तो देखो इसको मैं यहाँ पर ट्रेवल करता हूँ, इसका वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ log आपका w इक्वल टू, देखो फर्स्ट देखो यहाँ समीशन आपका मेंटेन रहेगा, आपका समीशन हमारा मेंटेन रहेगा, और ये आई का समीशन चल रहा है। देखो पहला देखो जी आई में कोई चेंज नहीं होगा, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एन आई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, जी आई वाला टर्म जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपका, ये टर्म नेक्स्ट आएगा, वो क्या आएगा देखो आपका माइनस आपका जी आई आपका और माइनस आपका एन आई, ठीक है। फर्स्ट टर्म एग्जैक्टली मैं ले लेता हूं और इस टर्म को मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन होगा आपका जी 1 माइनस एन आई, जी आई माइनस आपका एन आई, ठीक है, और डेल्टा एन आई, और डेल्टा माइनस एन आई होगा, ठीक है ना, डेल्टा आपका एन आई होगा आपका, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका वैल्यू प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो इसमें नेक्स्ट माइनस मेरा जो है वो log आपका जी आई माइनस एन आई, एग्जैक्टली ऐसा कैसा रहेगा, और जब डिफरेंशियल होगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डेल्टा एन आई का डिफरेंशियल होगा। एग्जैक्टली आप इसे एक बार परफॉर्म करके देखना, आपको पता लगेगा, ठीक है। फिर देखो यहां से देखो जी आई का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस डेल्टा माइनस एन आई है, और यहाँ क्या होगा प्लस एन आई है, तो दोनों जगह आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा देखो यहाँ माइनस बचेगा, ठीक है, ये वाला टर्म बचेगा। इसका डिफरेंशियल क्या होगा देखो माइनस माइनस आपका एन आई आपका, और ये डिफरेंशियल क्या होगा इसका log एन आई का ना, तो 1 अपॉन आपका एन आई और डेल्टा आपका एन आई होगा, ठीक है, और माइनस आपका फिर बाद में दूसरा टर्म वैसा वैसा होगा log एन आई और आपका डेल्टा आपका एन आई, ये एग्जैक्टली डिफरेंशियल होगा मेरा इस टर्म का होगा। तो यहां देखो एग्जैक्टली यहां मुझे जो टर्म है ये इस टर्म से इस टर्म से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका ये इस टर्म से टर्म क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां क्या बचा माइनस डेल्टा एन आई, यहां बचा आपका प्लस डेल्टा एन आई, तो ये पूरा टर्म जो इससे आपका क्या हो जाएगा
कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट क्या बचेंगे आपके, दो ही टर्म बचेंगे, तो ये टर्म बचेगा आपका, ये टर्म बचेगा। तो यानी कि डिफरेंशियल ऑफ log w इज इक्वल टू, देखो ये टर्म आपका प्लस में है आपका, ये टर्म आपका माइनस में है, डेल्टा एन में क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, ठीक है। यानी कि समीशन आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। और यहां से क्या होगा, देखो ये वाला टर्म क्या आपका log आपका जी आई माइनस आपका एन आई, और यहां से क्या होगा माइनस आपका log आपका एन आई और आपका डेल्टा आपका एन आई हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। और ये एग्जैक्टली जो है वो किस बराबर होगा आपका, एग्जैक्टली 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ log w यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा आपका, ठीक है, एट ए इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। अब देखो यहां से देखो इस टर्म को मैं डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूं, तो कैसे, देखो समीशन कॉमन रहेगा, ठीक है आपका, और ये आपका हो जाएगा log आपका और आपका जी आई माइनस, ठीक है, जी आई माइनस आपका एन आई अपॉन आपका क्या आ जाएगा आपका एन आई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। और ये हो जाएगा डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। अब देखो नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मैं करता हूं, हल्का सा मैं चेंज कर सकता हूं, चेंज इस पर कर सकता हूं हल्का सा मैं इसको, कि यहां पर मैं इस लॉगरिथम में माइनस बाहर ले लेता हूं। देखो यहां देखो एक बार मैं क्या कर सकता हूं, समीशन आपका मेंटेन रहेगा आपका, और वो एग्जैक्टली आई रहेगा, और यहां पर देखो माइनस log आपका, और आपको इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं, यानी कि आपका एन आई आपका, ठीक है, और अपॉन आपका जी आई माइनस आपका एन आई, ठीक है, और आपका डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके यहां पर लिख सकता हूं, और यहां देखो यहां से इस माइनस को मैं यहां पर 0 की तरफ भेज सकता हूं, तो मेरी फाइनल इक्वेशन जो बचेगी वो क्या बचेगी, कि यहां पर आपका समीशन ऑफ log और आपका एन आई अपॉन आपका जी आई माइनस आपका एन आई इज इक्वल टू 0, और यहां पर आपका डेल्टा एन आई आपका लगा रहेगा। ये एग्जैक्टली मेरी इक्वेशन बचेगी, ठीक है, किसके लिए, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए। नाउ यानी कि इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने यहां पर दो इक्वेशन ऑलरेडी ड्राइव कर रखी थी, पहले अपन अंडरस्टैंडिंग की जब इस टाइम पे देखो ये इक्वेशन में क्या कहती है, डेल्टा एन आई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन किसके बराबर, 0 के बराबर, मैंने इस इक्वेशन में 2 दे दिया, ठीक है। और ये इक्वेशन देखो नंबर एनर्जी वाली थी, ये भी क्या हो रहा है, समीशन E1 डेल्टा एन आई किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी कि इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 3। तो यानी कि तीनों इक्वेशन जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और तीनों इक्वेशन किसकी है, एक ही सिस्टम की इक्वेशन है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों इक्वेशनों को कंबाइन करके लिखूंगा, और कंबाइन करके मैं क्या करूंगा, लाग्रांजियन मेथड लगाऊंगा। वो किस प्रकार होगा, देखो पहला आपका होगा, देखो यहाँ पर ये समीशन आपका, ठीक है। अब देखो समीशन सबके अंदर है आपका इक्वेशन में, मैं समीशन को यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और समीशन चलेगा केवल आई के लिए। अब देखो फर्स्ट क्या आपका log है आपका, यानी आपका हो गया log आपका, और एन आई अपॉन आपका जी आई माइनस आपका एन आई, और आपका डेल्टा एन आई है वो एग्जैक्टली मैं यहाँ ऑलरेडी बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये डेल्टा एन आई ऑलरेडी सबके लिए कॉमन ले लेता हूँ, बराबर आपका 0 होगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन जो ये है, ये एग्जैक्ट डायरेक्ट इसमें जुड़ेगी नहीं, लाग्रांजियन से नहीं करूंगा, इसको मैं किसी भी एक कांस्टेंट से गुणा कर दूंगा। मान लिया मैंने कि अल्फा कांस्टेंट से वहां मैंने गुणा कर दिया, देखो यहाँ पर क्या जाएगा आपका प्लस आपका अल्फा, और डेल्टा एन आई है ना वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये इक्वेशन है, यहाँ पर क्या डेल्टा एन आई को कॉमन आ जाएगा, और इस इक्वेशन को किसी बीटा से गुणा कर दिया, यानी कि प्लस आपका बीटा और आपका कोई भी एनर्जी लेवल आपका आई जो है। क्लियर हो गया आपका, यानी ये एग्जैक्टली मुझे क्या मिली है, इक्वेशन मिली मेरे को, ठीक है, इन तीनों इक्वेशनों को लाग्रांजियन मेथड से कंबाइन करने पर। अब देखो वहां पर कि इस समीशन को मैं 0 की तरफ भेज सकता हूं, और डेल्टा एन आई को भी क्या कर सकता हूं, मैं 0 की तरफ भेज सकता हूं। तो मेरी इक्वेशन क्या बचेगी, देखो वो बचेगी आपकी log आपका एन आई अपॉन आपका जी आई माइनस आपका एन आई इक्वल टू, और फिर क्या करूंगा, इस अल्फा को मैं इधर भेज दूंगा, या फिर मैं इसको पहले प्लस कर लेता हूं, ठीक है, प्लस आपका अल्फा और प्लस आपका बीटा और आपका ई आई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बचेगी आपकी एग्जैक्टली, और इस इक्वेशन को मैं रीराइट करके कैसे लिख सकता हूं, देखो इधर तो लिख सकता हूं इस प्रकार में कि log आपका, ठीक है,
एन आई अपॉन आपका जी आई माइनस आपका एन आई बराबर आपका, और ये माइनस अल्फा और माइनस बीटा और ये ई आई। क्लियर है? हम लिख सकते हैं इसको मैं इसको मैंने इधर जीरो के लिए भेज दिया। अब देखो इस लॉग को मैं यहाँ पे एंटीलॉग के फॉर्म में भेज सकता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा लॉग आपका एन आई अपॉन आपका जी आई माइनस आपका एन आई इक्वल टू एंटीलॉग, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो अल्फा प्लस आपका बीटा और आपका ई आई। ये एग्जैक्टली आप लिख रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो मैंने क्या किया, इक्वेशन थोड़ा सा फेरबदल किया, मैंने इनको ट्विस्ट कर दिया दोनों को, ठीक है, चेंज कर दिया। तो मैंने चेंज किस प्रकार किया, देखो मैंने चेंज किया इसको ऊपर और इसको नीचे। देखो मैंने कर दिया यहाँ पे जी आई माइनस आपका एन आई अपॉन आपका एन आई, एग्जैक्ट मैंने कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी इस बटा में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस के अंदर, यानी कि ई आपका, ठीक है, वो प्लस हो जाएगा और अल्फा प्लस आपका जो है वो बीटा और ये आई, ये इस प्रकार से मैंने इसको कन्वर्ट किया। अब यहाँ से देखो मुझे क्या प्रोडक्ट मिला, वो देखो मेरे को कि जी आई अपॉन आपका एन आई प्लस आपका वन, सॉरी माइनस वन, ठीक है, माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, वो हो जाएगा ई की पावर अल्फा प्लस आपका बीटा और एप्सिलॉन आई। ये एग्जैक्टली देगा ऐसे, और इस वन को मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो यहाँ से वो बनेगी मेरी जी आई अपॉन आपकी एन आई इक्वल टू आपका ई की पावर अल्फा प्लस आपका बीटा और ई आई और प्लस आपका, सॉरी हाँ, प्लस आपका वन। ये एग्जैक्टली आपकी जो है वो न्यू इक्वेशन बनेगी। और वहां से देखो आप एन आई को निकाल सकते हो। इस इक्वेशन को रीराइट करता हूं, देखो दोबारा मैं इसको ऊपर और इसको नीचे, यानी कि एन आई ऊपर और आपका जी आई कहां जाएगा आपका नीचे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 बटा हो जाएगी, यानी कि 1 अपॉन आपका ई की पावर अल्फा प्लस आपका बीटा और एनर्जी ई आई और आपका प्लस 1 हो जाएगा। और एग्जैक्टली इसको मैं क्रॉस कर सकता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगी, देखो मेरे यहां से एन आई इक्वल टू आपका जी आई अपॉन, ठीक है, पूरी इक्वेशन, ठीक है, ई की पावर अल्फा प्लस आपका ई की पावर, सॉरी बीटा और आपका ई आई प्लस आपका 1। ये एग्जैक्टली हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी। और यह एन आई किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल को। और वो क्या हो रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसका, फर्मियोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और यही एग्जैक्टली जो है वो हमारा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है।